तो हम हर रोज थोड़े-थोड़े प्रेज़ेंटेशंस देख रहे हैं, उससे आप लोगों को भी किस तरह से सोच हमारी विकसित होती है, उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती होगी। ज़्यादातर आप लोग देख रहे होंगे कि जो समझ में आती है, वो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी है। क्या गलत इसमें कुछ है नहीं, पर ज़्यादातर हम हमारी समझ को बहुत महत्व देते हैं, कला कला के अनुभव में। ज़िंदगी में भी, पर कला के अनुभव में ज़्यादातर। तो हम सबसे पहले कला को समझने की कोशिश करते हैं, अनुभव लेने से ज़्यादा। और ये सबसे बड़ा हिंड्रेंस या सबसे बड़ा नुकसान है कोई भी कला की अनुभूति का। और सबसे पहले जब हम रिसर्च की शुरुआत करते हैं, की कोशिश करनी चाहिए। हमें हमारी समझ जो है वो दूर रखनी है, क्योंकि ये हमें असल में वो चीज़ कैसे बनी है, वो जानने से पहले ही उससे दूर कर देते हैं। मतलब हम उसे देखने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि हमारी फर्स्ट रिएक्शन होती है कि ये मेरे समझ से परे है। ये मानते नहीं हैं आसानी से कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कहीं न कहीं छोटा-सा एक ईगो होता है हमारा, तो जो हमें पसंद नहीं आता वो हम कह देते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। हमें जो हमें नहीं अच्छा लगता, उसे लेकर सबसे पहले रिसर्च मेथोडोलॉजी को अप्लाई करना है। एटलीस्ट जब हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं तब, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकें। आप लोगों को एक ध्यान में आई होगी कि ज़्यादातर हमारी सौंदर्य की परिभाषा जो है, लगता है और क्या, वो बहुत ही ज़्यादा निर्भर है सामाजिक तत्वों से। दैट इज़ नॉट द फर्स्ट थिंग। हमें ये पता भी नहीं होता है कि समाज हमारे व्यक्त कर रहा है। तो परसों हमने शुरुआत की थी थियरी जिसका नाम था सिमियोटिक्स, है ना? और उसमें हमने बात की थी साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड की। तो जब हम भाषा की बात करते हैं, चित्र भाषा हो, लिखित भाषा हो, बोली भाषा हो, उसके बारे में हमने इस समझ प्राप्त करने की कोशिश की कि साइन कैसे बनती है, सिग्निफायर क्या होते हैं, सिग्निफाइड क्या होते हैं। मतलब कोई भी संकल्पना जब बनती है, तो उस संकल्पना को दर्शाने के लिए, उस सिग्निफाइड को दर्शाने के लिए हम एक साइन बनाते हैं, हम एक प्रतीक बनाते हैं। और उस प्रतीक प्रारूप हो सकते हैं, अनेक सिग्निफायर हो सकते हैं, है ना? जैसे भाषा का प्रयोग हम करते हैं, तो भाषा की शुरुआत, भाषा और सेमियोटिक्स इसीलिए बहुत ही एक साथ देखे जाते हैं। तो अब सेमियोटिक्स बहुत ही रिलेटिव है, हमारी पर्सनैलिटी कैसे बनती है उससे, है ना? हमारी पसंद, नापसंद और हमारे सामाजिक तत्व जो हमारी व्यक्तित्व का विकास करते हैं, वो सेमियोटिक्स से जुड़े होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग थियरीज है रिसर्च मेथोडोलॉजी में इससे जुड़ी हुई। तो हम ये आई एम गोइंग टू कंबाइन दीज 2-3 आइडियाज। मैं और 2 आइडियाज आज शेयर करने वाली हूँ, और हम सारे कंबाइन करके कुछ आर्टवर्क्स इसके बाद में देखेंगे। तो जब हम साइंस की बात करते हैं, या हम सिमियोटिक्स इस रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करते हैं, तो बहुत जुड़ा हुआ है इससे हमारा समाज शास्त्र, हमारी सोशियोलॉजी। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी का भी, जिसे कहा जाता है सोशल ऑफ रिसर्च या सोशियोलॉजी ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। और इसके साथ साथ आता है साइकोलॉजी। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग में साइकोलॉजी मतलब किसी व्यक्ति के विचार को समझना या उसके व्यक्तित्व को समझना। पर जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के हिसाब से साइकोलॉजी को देखते हैं, तो
हम उस व्यक्ति की मानसिकता क्यों बनी हो इसका अभ्यास करते हैं। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, मानसिकता, मानसशास्त्र और समाजवाद ये बहुत ही आपस में जुड़े हुए हैं। और समाजवाद भाषा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भाषा लिखित हो, बोली भाषा हो या चित्र भाषा हो, उससे सामाजिक प्रारूप हमारे समझ में आते हैं। अगर भाषा ना होती तो समाज तत्व का हम पर शायद अलग परिणाम होता, है ना? हम बचपन से भाषा को, काफ़ी सारी चीज़ें हैं दुनिया में जो हमने कभी नहीं देखी होती है, जो हमें भाषा से पता होती है ना? इतिहास हमें भाषा से पता होता है। हाँ, अगर हमारी किडनी में प्रॉब्लम ना आए, तो शायद हम ज़िंदगी भर में हमारी किडनी नहीं देखेंगे। एक्स-रे भी नहीं निकालेंगे। क्या हम डाउट लेते हैं कि मेरे पेट में किडनी है या नहीं? जनरली वी डोंट डू दैट। तो हमें ये शब्द पता है, हमें किडनी ये शब्द पता है, हमें ब्रेन ये शब्द पता है। कितने सारे शब्द हमें पता होते हैं जिनका हम प्रत्यक्ष में अनुभव नहीं लेते। तो ये क्या है? ये साइंस है। वी नो द साइंस। हमें साइंस पता होती है। काफी बार हमें सिग्निफायर और सिग्निफाइड पता ही नहीं होते हैं, जरूरत नहीं पड़ती है। तो साइंस फिर हमारी जिंदगी में कैसे प्रभाव डालती है? तो अगर हमने प्रत्यक्ष अनुभव नहीं लिया है, जैसे काले इस रंग की बात मैं कर रही हूँ, तो मैंने कालेपन का अनुभव लिया है। मैंने काली रात देखी है, मैंने अंधेरा देखा है, मैंने काले बाल देखे हैं। पर अगर मैं नॉर्थ पोल के लाइट्स पर डिस्क्रिप्शंस पढ़े हैं, इमेजेस देखी है, मैंने प्रत्यक्ष रूप में वो नहीं देखा। तो मेरे लिए वो क्या हुए? मेरे लिए वो केवल साइंस हुए, मेरे लिए वो केवल प्रत्यक्ष जानकारी मेरे पास नहीं है। तो उसके बारे में मेरी जो राय होगी या उसके बारे में मेरी जो अनुभव होंगे, वो कैसे होंगे? वो किसी और के अनुभव पर निर्भर होंगे, है ना? के अनुभव होंगे नहीं। तो वो सोशियोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस होंगे, वो समाज ने दिए हुए अनुभव होंगे। क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं इस बात को? काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम समाज के रूप से देखते हैं, समाज की आँखों से देखते हैं, सामाजिक तत्व से देखते हैं। तो हमारी मोरालिटी जो है, मूल्य जो है, ये हम काफ़ी बार खुद नहीं बनाते, ये हमारी समाज के बने होते हैं। ने ऐसे कितने सारे आर्ट वर्क्स, जैसे रोमांटिसिज्म जो है, स्वच्छंदवाद, कॉन्स्टेबल है, टर्नर है, जेरिको का राफ्ट ऑफ मेडुसा है, कैस्पर डेविड फ्रेडरिक जैसे आर्टिस्ट है, आपने इनके नाम सुने होंगे। तो इनकी जो सौंदर्य की परिभाषा है या इन्होंने जो रिएक्ट किया है अपने आर्ट वर्क्स के थ्रू, ये समाजवाद को लेकर है। सामाजिक तत्वों को वो दिखाने की कोशिश करते हैं। अब समाजवाद से जुड़ी होती है साइकोलॉजी बहुत क्लोजली। हम इसको परे नहीं कर सकते समाजवाद से, क्योंकि समाज ही हमारी मानसिकता बनाता है। जो इंसान अकेला रहता है उसकी शायद साइकोलॉजी बने ही नहीं। वो रिएक्ट किस पर करेगा? वी आर रिएक्टिंग, हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, हमारा एक आंतरिक मन होता है और एक प्रत्यक्ष मन होता है, कॉन्शियस सेल्फ एंड सबकॉन्शियस सेल्फ ना। और इन दोनों को मिलाकर हमारी पर्सनालिटी बनती है। हम इसके डिटेल्स में साइकोलॉजी के जाने ही वाले हैं, मैं इसकी तो डिस्कस करने ही वाली हूँ, पर पहले हम इन तीनों का आपस का रिलेशनशिप समझ लेते हैं। इस सबकॉन्शियस कैसे बनता है? जो मैं देख रही हूँ, जो मैं सुन रही हूँ, जिसका मैं स्पर्श कर रही हूँ, मतलब मेरे जो सारे पंचेंद्रिय अनुभव है, वो स्टोर होते हैं मेरे मस्तिष्क में और उनसे मेरी पर्सनालिटी बनती जाती है। तो जब मैं बहुत छोटी हूँ, तो मुझे उन अनुभवों का मतलब नहीं पता, क्योंकि उन अनुभवों के सोशल इंटरैक्शंस क्या है, उनके साइंस क्या है, मतलब उनके मतलब क्या है, इनकी जानकारी मुझे प्राप्त नहीं है। इसीलिए वो सारे बनते हैं मेरे अनुभव। और जैसे-जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ, वैसे मेरे अनुभवों को साइंस मिल रहे हैं, है ना? भाषा के उपयोग से मेरे अनुभवों को अर्थ प्राप्त हो रहे हैं।
आप समझ रहे हैं ये बात? तो भाषा मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भाषा मुझे समाजवाद से अ, रूबरू कराती है ना? तो भाषा से मुझे पता चलता है अच्छा और बुरा। हमारे जो अनुभव है ये अच्छे या बुरे इसे डिफरेंशिएट नहीं होते हैं। जो हमारी स्मेल की सेंस है वो सिर्फ स्मेल लेती है। हमारी नाक नहीं डिसाइड करती है ये अच्छा है या बुरा है। ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये मेरा व्यक्तित्व डिसाइड कर रहा है। और मेरा व्यक्तित्व किन चीजों से बना है? समाजवाद से और मानस शास्त्र से। और समाज और मानस शास्त्र ये किन चीजों से बन रहे हैं? सिमियोटिक्स से। मेरी भाषा है उनसे। तो भाषा को अब लिटरली नहीं लेना है हमें। जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं तो भाषा थोड़ी बड़े रूप में हमें देखनी है। लिखित भाषा, बोली भाषा और उसके साथ साथ चित्र भाषा। तो हमारी विजुअल मेमोरी भी क्रिएट हो रही है। इसलिए मैंने आप लोगों से आपको क्या अगली लगता है, आप लोगों को क्या ब्यूटीफुल लगता है, इस तरह के इमेजेस ढूंढने के लिए कहा था। तो काफी लोगों को, मतलब मुझे लगता है 3-4 लोगों ने तो इतने कम 15 पीपल हैव प्रेजेंटेड और उनमें से तकरीबन 33% लोगों ने गोया का पेंटिंग दिखाया है, सिटान ईटिंग हिज ओन सन। क्यों डरावना है? क्या इसका विजुअल सही में हमारे लिए डरावना है? या ये कल्पना कि समाज में एक इंसान दूसरे इंसान को खा जाए तो हमारी समाज व्यवस्था बिगड़ने का हमें डर लगता है। तो क्या ये विद्रूपता है या डर है? तो डर हमें विद्रूप लग रहा है। इज फियर अगली? अगलीनेस सही में डर से जुड़ी हुई है। ये सोचने वाली बातें हैं, पर हमारी पूरी व्यवस्था जो है वो इसी तरह से बनती है। इसीलिए जब हम अब ये अगली रिसर्च मेथोडोलॉजीज की तरफ जा रहे हैं तो हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स आइडियाज की तरफ जा रहे हैं। फॉर्मलिज्म, आइडियलिज्म, इन इन चीजों की हमें आदत है, फिर भी आदत है, क्योंकि फॉर्म को लेकर तो हम स्कूल से बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर्म हमें समझ में आता है, पर फॉर्म से हम रूबरू हैं, फॉर्म से हमारी पहचान है। पर हम भाषा, समाज व्यवस्था और मानसिकता को एक मेथोडोलॉजी या एक प्रक्रिया के रूप से नहीं देखते। ये इतना नेचुरली हमारे पास आता है कि हम ये सोच ही नहीं पाते कि ये एक प्रक्रिया है जो तैयार हो रही है। आधुनिक काल में कला के प्रति रिसर्च की ये मेथोडोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। फॉर्म को लेकर आज हम काम नहीं करते क्योंकि फॉर्म केवल एक आउटपुट है, पर फॉर्म कहाँ से निकल रहा है? मॉडर्न रिसर्चर्स सोचते हैं कि ये साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और सिमियोटिक्स से निकल रहा है। क्या ये समझ में आ रही है बात सबको? इज एवरीबडी फॉलोइंग मी टिल हियर? यस मैम। हाँ, सबको समझ में आ रहा है? ओके। तो अब यस, इज एनीबडी वांटिंग टू से एनीथिंग? थोड़ा लेट साउंड आता है तो नहीं पता चलता है। ऑलराइट। तो अब हम सिमियोटिक्स के साथ साथ एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी की थ्योरी लेके शुरुआत करते हैं जो भाषा से बहुत जुड़ी हुई है। थ्योरी का नाम है सोशल ऑर्डर और ये थ्योरी देने वाले थिंकर है जैक लकान। तो आप कुछ नए लोग शायद हमारे थ्योरीज में आएंगे, जैसे जैक लकान है, जूलिया क्रिस्तवा है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंकर है जिनका नाम है गायत्री चक्रबोर्ती स्पिवैक। ये सारे थिंकर्स जो है ये बहुत पुराने नहीं है, 21वें शतक के थिंकर्स है। और सबसे सिग्निफिकेंट व्यक्तित्व जिनसे ये सारी थियरी शुरू हुई है उनका नाम है सिगमंड फ्रॉइड। तो सिगमंड फ्रॉइड के बारे में आई बिलीव कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो सुना होगा।
सिगमंड फ्रॉइड काफी परिचित व्यक्तिमत्व है। आप आर्ट में ना भी हो तो भी सिगमंड फ्रॉइड के रेफरेंसेस काफी जगह आते हैं। तो अब ये जो थियरी हम कर रहे हैं, इसका उपयोग कहाँ हुआ है? भाववाद, जर्मन एक्सप्रेशनिज्म, जर्मनी में जो भाववाद हुआ, उसके बाद बहुत जो डिजाइन स्कूल थी, तो डिजाइन की शुरुआत ही हमें इस थियरी से हुई है। They have focused a lot on these ideas. फिर पॉल क्ली, वैसिली कैंडिंस्की, मार्क रोथको, जैक्सन पोलॉक, बेसिकली एब्स्ट्रैक्शनिस्ट को अगर हमें समझना है तो उनके अभ्यास के लिए इन थियरीज का बहुत उपयोग होता है। उसके साथ साथ ही आर्ट समझने के लिए भी इसका उपयोग होता है। अब ऐसे नहीं है कि सिर्फ आधुनिक कला समझने के लिए ही इसका उपयोग है। भी एक हिरोनोमस बॉश का वर्क हमने देखा प्रेजेंटेशन में, तो इनके वर्क्स नॉर्दर्न रेनेसांस, उत्तर की तरफ यूरोप में जो प्रबोधन काल हुआ, नेदरलैंड्स में, जर्मनी में, नाही मी स्क्रीन नाही शेअर केला अजून. आय एम नॉट शेअरिंग द आर्टवर्क्स ॲज इट. मी अजून एक्सप्लेन करते. जो अलग अलग प्रकार के कलाकृतियां बनी, और थोड़े आगे मतलब हमें रेम्ब्रा का अभ्यास करना है या फिर हमें आर्ट का ही बेसिकली अभ्यास करना है, तो इन थियोरीज का हमें बहुत उपयोग होता है। क्योंकि जब तक हमें समाज के विचार नहीं पता चलते, तब तक हमें उस समाज के सौंदर्य के विचार नहीं पता चलते। अब ये कितना महत्वपूर्ण है आप देखिए, जब हमें साइकोलॉजी, सिमियोटिक्स का अभ्यास हम करेंगे साइकोलॉजी मिलाकर, तब हम शायद डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि क्यों जो सिरेमिक में एक दिखाया था ना डेल्फी की वीनस, तो वो ऐसे क्यों बनी, डांसिंग गर्ल दुबली पतली क्यों थी, या ग्रीक पीरियड में क्यों उनके लिए इम्पोर्टेंट था फिजिकली फिट मस्क्यूलर बॉडीज दिखाना, और क्यों भारत में ऐसी कोशिश नहीं की गई। तो वही एग्जाम्पल दोहरा रही हूँ क्योंकि ये समझना जरूरी है कि हर आर्टवर्क को इस हर मेथोडोलॉजी से अभ्यास किया जा सकता है ना। ऐसे नहीं है कि आर्टवर्क एक टाइप का हो तो उस एक टाइप की मेथोडोलॉजी है। मेथोडोलॉजी मेरा सिद्धांत है, मेरे जो विचार करने की पद्धति है, उस पर यह निर्भर होगा कि मैं कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी का उपयोग करूंगी। और कोई भी आर्टवर्क में पॉसिबिलिटी है कि इन सारी मेथोडोलॉजी से मैं अभ्यास करूं। तो हर आर्टवर्क को मैं फॉर्मलिस्टिकली स्टडी कर सकती हूँ, हर आर्टवर्क को मैं आइडियलिस्टिकली स्टडी कर सकती हूँ, हर आर्टवर्क को मैं सिमियोटिकली रिसर्च कर सकती हूँ, लॉजिकली और साइकोलॉजिकली। तो ये सारे मेथड्स जो है वो मैं अप्लाई कर सकती हूँ, पर सारे मेथड्स एक साथ मैंने अप्लाई नहीं करने हैं क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अगर मैं फॉर्मलिज्म का डिस्कशन करते करते आपको आर्टिस्ट की साइकोलॉजी बताने लगती तो कितना कंफ्यूजिंग हो जाता। इसीलिए जरूरी है कि एक रिसर्च मेथोडोलॉजी को लेकर काम किया जाए, और ये केवल आर्टवर्क पर ही निर्भर नहीं होता, ये हमारे व्यक्तित्व पर भी निर्भर होता है। ये डिपेंड करता है हमारे हाइपोथेसिस पर। हाइपोथेसिस, ये पहले दिन भी शब्द मैंने आपको बताया था, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब संकल्पना जो ढूंढने के लिए मैंने रिसर्च की शुरुआत की है। तो मैं क्यों इसका अभ्यास कर रही हूँ, इसके पीछे क्या कारण है, वो डिसाइड करेगा कि मेरी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होगी। ठीक है, तो ये मैं दोहराती रहूंगी क्योंकि शायद हम थियोरी करते करते ये भूल नहीं जाए बीच में कि हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स गो बैक टू साइको एनालिसिस और साइकोलॉजी। तो सिगमंड फ्रॉइड ये प्रणेता माने जाते हैं इस पूरे सिद्धांत के, और सिगमंड फ्रॉइड काफी इन्फ्लुएंशियल थे। साल्वाडोर दाली, मग्रीते जैसे सरियलिस्ट कलाकार जो थे, के जो कलाकार थे, उन्होंने सिगमंड फ्रॉइड इनकी थियोरीज को प्रत्यक्ष रूप में उपयोग करके अपनी कलाकृतियां बनाने की शुरुआत की। और उनका कालखंड तकरीबन आज से 100 साल पहले का है, बहुत
पुरानी आइडियाज है उनकी, और हालांकि वो बहुत सिग्निफिकेंट माने जाते हैं, पॉपुलर है, पर ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है आज हमें समझना कि उनकी ज्यादातर थियरीज फेल प्रूफ हुई है। पर उनका सिग्निफिकेंस क्या है, उनका महत्व क्या है कि उन्होंने सबसे पहले इस दृष्टिकोण से दुनिया को देखने की कोशिश की। तो क्या सिगमंड फ्रॉइड के बारे में किसी को जानकारी है? हैव यू हर्ड ऑफ सिगमंड फ्रॉइड बिफोर? थियरी है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। उन्होंने सपनों का आधार लेकर व्यक्ति के व्यक्तित्व को ढूंढने की कोशिश की। वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे कॉन्शियस सेल्फ मतलब जागृति में हमारा व्यक्तित्व जो है और हमारी सुप्त व्यक्तित्व, छुपे हुए व्यक्तित्व, इन दोनों के बीच में फर्क महसूस किया। उन्होंने ये समझा कि हम हर चीज जो करते हैं वो लॉजिकल नहीं हो सकती, वो सारासार विचार से नहीं हो सकती। तो सारासार विचार से नहीं है मतलब जब हमें लॉजिकली पता है कि ये गलत है फिर भी हम ये क्यों कर रहे हैं, इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश साइकोलॉजी में होती है। अब जब मॉडर्न साइकोलॉजी में हम आते हैं तो मॉडर्न साइकोलॉजी ये मानती है कि दुनिया में सबसे इलॉजिकल लॉजिक है। लॉजिक यानी क्या? क्या कोई मुझे बता सकता है? सारासार विचार यानी क्या होता है? व्हाट इज लॉजिक? ये शब्द आपने सुने हैं? लॉजिक इज लॉजिक अकॉर्डिंग टू यू। आपके हिसाब से लॉजिक क्या होता है? क्या हम कह सकते हैं कि हम लॉजिकल हैं? ज्यादातर हम लॉजिकल बिहेव करते हैं। एक मिनट, शकतो मॅम. ओके। आता Logic is a sensible reason or a way of thinking. Okay, so the word sensible becomes quite important here. Sensible. And the second important word here is reason. Sensible. Yes. Yeah, so sensible. Sensible मतलब something which we can understand and apply. Okay. तो पर अगर हम इसको बेसिकली देखें तो सेंसिबल मतलब क्या होता है? सेंसिबल मतलब ज्यादातर समाज मान्य को हम सेंसिबल कहते हैं, मतलब सबको ठीक लग रहा है ना? कैन आई से दैट कि तो लॉजिक क्या होता है? सेंसिबल रीजनिंग होता है, मतलब सबको समझ में आए, सबको भाए, ऐसा हम उसके पीछे कारण ढूंढते हैं, वो कारण देते हैं और वो संकल्पनाएं जो हम एक्सप्लेन कर पाते हैं, लोगों तक पहुंचा पाते हैं, वो बनती है लॉजिकल। कैन आई से दैट? सो लॉजिक क्या है? लॉजिक फंडामेंटली हमने बनाया हुआ होता है ना। जैसे सिमियोटिक्स को ले हम, तो सिमियोटिक्स हमारे लिए लॉजिकल है। हम बचपन से भाषा को पढ़ रहे हैं, अ ब क ड आ ई उ ए बी सी डी, है ना? वी आर लर्निंग दिस, हम ये पढ़ रहे हैं। आज मैं अचानक आपको बोलती हूँ ये पूरा इलॉजिकल है, इसमें कोई सेंस ही नहीं, ये तो आर्बिट्री है। ए को ए क्यों कहा जाए? अगर ए इस प्रोनाउंसिएशन के को मैं बी इस अल्फाबेट से लिखूं तो क्या बिगड़ता है? सही में तो कुछ नहीं बिगड़ता है। अगर मैं मेरी खुद की स्कूल खोलूं और वहां पढ़ाऊं कि ए को बी कहो, बी को ए कहो, तो मेरे स्कूल के सारे बच्चे लिखेंगे। वो कैट को कैसे लिखेंगे? सीबीटी कैट लिखेंगे, सीएटी कैट नहीं लिखेंगे, पर वो पढ़ेंगे उसको कैट, पर अल्फाबेट वो लिखेंगे बी। तो ये गलत तो नहीं है, क्योंकि उनको बेसिक रीजन क्या है कि कोई एक इमेज है, उसको मैं आवाज के साथ रिलेट कर रही हूँ। क्यों है? क्योंकि ये मेरे लॉजिक में नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ये सबको आने वाली भाषा नहीं है। तो लॉजिक मुझे क्या हेल्प कर रहा है? लॉजिक हेल्प कर रहा है मुझे एक ही भाषा में बात करने से, ताकि सबको मेरी बात समझ में आए। कैन आई से दैट? तो जनरली वी फील दैट लॉजिक इज नेचुरल,
बचपन से हम पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से पहले भी हमें काफी सारे लॉजिक सिखाए जाते हैं कि ये भगवान इमेज है, इसको देख के आपको नीचे झुकना है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गंदा है, ये छी है, यहाँ पे भूत है, आपको डरना चाहिए। अलग अलग नाम से बच्चों को कहा जाता है कि यहाँ मत जाओ, यहाँ ऐसे है। फिर सुबह उठना है, खाने का ये टाइम है, ब्रेकफास्ट का ये टाइम है, डिनर का ये टाइम है, सोने का ये टाइम है ना? वी आर लर्निंग। तो ये सारी क्या है? ये सोशल ऑर्डर है, समाज व्यवस्था है जिसे हम सीख रहे हैं। हम ये ना करें तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ आई डोंट डू दैट? अगर मैं सुबह उठ के नहीं खाऊं तो क्या होगा? व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? क्या लगता है आपको? अगर मैं लंच को ब्रेकफास्ट कहूं तो क्या होगा? विल इट चेंज समथिंग? क्या कुछ बदलेगा मेरी जिंदगी में? व्हाट विल चेंज? मेटाबॉलिज्म चेंज हो। Metabolism change will. But if I am always used to doing that, my metabolism will be adjusted to it. हाँ, एडजस्टेड अडैप्ट हो जाओ, है ना? अगर मैं दिन में सोने वाली हूँ और रात में जगने वाली हूँ और ये मैं 10 साल से कर रही हूँ, तो मेरा मेटाबॉलिज्म तो एडजस्ट हो गया है, पर फिर भी मेरा बिहेवियर इलॉजिकल है सोशली, है ना? क्योंकि बाकी सारे लोग सुबह उठते हैं। तो बेसिकली मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि लॉजिक जो हमें लगता है नेचुरल है, वो बनाया हुआ है। उसको बनाने के पीछे अनेक कारण हो सकते हैं, है ना? बहुत सारे, मतलब जैसे काफी सालों से लोगों को समझ में आया हो कि इस तरह से जीवन व्यतीत करने में हमारा जीवन अच्छा जाएगा, इसीलिए वो लॉजिक बना है। पर बेसिकली लॉजिक बनाया हुआ होता है, नेचुरल नहीं होता है। तो फ्रॉइड ने क्या किया? इसी बात को लेकर अभ्यास करने की शुरुआत की। उसको ये समझ में आया कि लॉजिक, सोशल ऑर्डर, समाज व्यवस्था जो है वो बनाई गई है और उसमें लोगों को ढाला जाता है। नेचुरली लोग ऐसे नहीं होते। तो नेचुरल क्या होता है? भूख लगने पर खाना, नींद आने पर सोना, प्यास आने पर पीना, ये नेचुरल है। पर हम ऐसे नहीं करते हैं। हम किसी कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं तो हम सो नहीं जाते, लंच टाइम में टिफिन खाते हैं, तो हम ये व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। तो फ्रॉइड के अभ्यास में उसको ये समझ में आया कि जब मैं व्यवस्था में लोगों को ढालने की कोशिश कर रही हूँ, जब पूरी दुनिया समाज व्यवस्था में फिट हो रही है, तो हर बार उस व्यक्ति की जो इच्छा है, बेसिक इंस्टिंक्ट, निसर्ग दत्त जो इच्छा है उसकी, वो दबाई जा रही है। It is being curbed. My basic instinct is being curbed. My desire is being curbed. मेरी इच्छा जो है वो दबाई जा रही है। जैसे अब इस वक्त मुझे बहुत खाने की इच्छा है, पर सोशल लॉजिक मुझे कह रहा है कि मेरी क्लास चल रही है, मुझे नहीं जाना है, मुझे जाके खाना नहीं है। तो मेरी खाने की इच्छा मैं मार रही हूँ। और फ्रॉइड के अनुसार ये मैं कंटिन्यूअसली कर रही हूँ, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों लेवल्स पे। मतलब जागृत अवस्था में भी मैं कर रही हूँ यही, और मेरे सुप्त मन में भी मैं यही कर रही हूँ। जब मुझे लॉजिकली पता है कि मेरे लिए महत्वपूर्ण है, फिर भी मेरे पंचेंद्रिय तो जागृत है। मुझे दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, मैं स्पर्श कर रही हूँ, तो मैं कंटिन्यूअसली एक्टिविटी कर रही हूँ। तो मुझे लॉजिकली पता है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैंने एडमिशन ली है, मुझे पढ़ना है, पर फिर भी अगर बाहर से कुछ जाएगा तो मुझे स्मेल आएगा। अगर कोई झोंका देगा तेल का तो मुझे उसकी आवाज सुनाई देगी और उससे मेरी मेमोरी इग्नाइट हो जाएगी। मुझे याद आएगा तड़का, मुझे याद आएगा खाना। चल रहा है, ये पैरेलली चल रहा है। मतलब मैं कुछ लॉजिकली कुछ कर रही हूँ, उसके साथ साथ मेरे मस्तिष्क में अनेक ऐसे विचार चल रहे हैं। तो एक साथ हमारे दो व्यक्तित्व है। एक हमारा सोशल ऑर्डर, मतलब समाज व्यवस्था का व्यक्तित्व है, और एक व्यक्तित्व हमारा होता है जो हमारे पंचेंद्रिय अनुभूतियों को लेकर चलता है, और इनमें हमेशा द्वंद रहता है। सिमियोटिक्स भाषा में हम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? परसों हमने क्या समझा
कि जो सिग्निफाइड्स है, मतलब जो हमारे अनुभूतियां हैं अलग अलग पंचेंद्रियों की, उनको हमने अर्थ देने की कोशिश की, उन अर्थ को हमने साइंस दिए और उनको जोड़ने की कोशिश की हमने सिग्निफायर्स से। तो अब लेट्स से मेरी एक आइडिया ऑफ ब्यूटी है, मेरे सोसाइटी का आइडिया ऑफ ब्यूटी, जैसे ग्रीक पीरियड का अगर हम उदाहरण लेते, तो ग्रीक्स की मान्यता थी कि अगर आपका शरीर सुदृढ़ होगा, हेल्दी होगी आपकी बॉडी, तो भगवान उनमें आकर वास करेंगे, गॉड विल स्टे इन माय बॉडी। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम परफेक्ट बॉडी बनाते हैं हमारी स्कल्पचर्स में, ताकि उसमें गॉड्स आकर रहे। तो ये क्या हुआ, ये उनकी संकल्पना हुई जिससे उनके सौंदर्य की अनुभूति बनना शुरू हुआ। अब उसके उन्होंने अलग अलग सिग्निफायर्स बनाए। तो फिट बॉडी मतलब जरूरी नहीं है कि मस्क्यूलर हो, पर उन्होंने मस्क्यूलर बनाना शुरू किया। अब उसके बिल्कुल ही विपरीत हमें भारत में दिखाई देता है कि भारत में शक्ति को दिखाने के लिए उन्होंने अनेक सिर, अनेक हाथ पैर दिखाना शुरू किया। तो मल्टीपल हेड्स मतलब बहुत बुद्धि, बहुत सारे हाथ मतलब बहुत शक्ति, बहुत सारे पैर मतलब बहुत ज्यादा चलने की क्षमता। दोनों ही जगह पे सिग्निफाइड मतलब मूलभूत संकल्पना जो है वो मानव से ज्यादा शक्तिशाली और बेहतर दिखाना, ये है। पर दोनों संस्कृतियों ने इसके अलग अलग साइंस बनाए, इसके अलग अलग प्रतीक बनाए और उसके अलग अलग सिग्निफायर्स बनते गए। आपको समझ में आ रही है बात? Following me till here? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yeah? Okay. तो अब यहाँ पे हमारी समाज व्यवस्था के बारे में भी हमें काफी सारी बातें चलती हैं। तो अब यहाँ पे लॉजिक जो है वो डिफाई हो जाता है ना। मतलब अगर जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, जब भारत के शिल्प देखे तो उनको बहुत ही अजीब लगे। उनको लगा ये क्या बात हुई, उनके सोशल ऑर्डर में हमारे स्कल्पचर्स फिट ही नहीं हुए कि ये क्या है, हाथी के सिर वाला कोई है, ये ऐसे काले नीले रंग के हैं लोग दिखाए गए पेंटिंग्स में, इतने बड़े बड़े हाथ है, ह्यूमन बॉडी तो ऐसी नहीं होती है। तो उनके सेंसिबिलिटीज में उनको रीजनिंग नहीं मिला, इसीलिए उनके लॉजिक में ये नहीं बैठा। पर हमारे लॉजिक में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। डू वी फाइंड इट इलॉजिकल? Our gods illogical. तो इसीलिए I was saying कि लॉजिक इज क्रिएटेड, लॉजिक ये बना हुआ होता है। अब अगर हमें ये समझना है कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्यों सोचा हमारे आर्ट के बारे में, तो हमें उनका सिमियोटिक समझना जरूरी है, उनकी सोशियोलॉजी समझनी जरूरी है और उनकी साइकोलॉजी समझनी जरूरी है। खुद के लिए भी हमारे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और सिमियोटिक्स को समझना जरूरी है अगर हमें हमारी आर्ट को समझना हो तो। या सो ये मेथोडोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सिग्निफिकेंट है। गो बैक टू सोशल ऑर्डर। मैं सोशल ऑर्डर का डिटेल एक्सप्लेन करती हूँ। सोशल ऑर्डर ये शब्द जो है ये दिया है जैकस लकान ने। एंड ही सेज दैट our whole world is created through language. लकान ऐसा मानकर चलते हैं कि हमारी पूरी दुनिया जो है वो भाषा ने बनाई हुई है, मतलब हम भाषा को ज्यादा महत्व देते हैं। अब ये थियरी यूरोप में आना काफी जायज है, क्योंकि वहां पे प्रोफेटिक रिलीजन्स है। प्रोफेटिक रिलीजन्स माने एक व्यक्ति से जुड़े हुए धर्म, जैसे इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जहाँ पे एक किताब है, बाइबल है और कुरान है। तो ये जो एक किताब है, एक व्यक्ति ने कहा हुआ है, इसको मानकर ये चलते हैं। और जब हम कोई एक चीज को मानकर चलते हैं तो उसके अलावा हर दूसरी चीज जो है वो गलत या इलॉजिकल बनती जाती है। इसमें बहुत आसान उदाहरण है हमारी जुडिशरी सिस्टम। हमारी जुडिशरी सिस्टम प्रोफेटिक रिलीजन्स जैसी है। हमारी इंडियन या कहीं भी आर लॉ इज ऑफ कोर्स मेड बाय द ब्रिटिशर्स। हमने काफी उसे वहां कंटिन्यू किया है सिमिलर आइडियाज को। तो हमारे यहाँ जीवित हानि गुनाह है ना। टू किल समबडी इज अ क्राइम, इज अ पनिशेबल क्राइम, करेक्ट। तो क्यों है
बाद में देखा जाता है, पर मारना मतलब क्रिमिनल ही है, ये तो बिल्कुल ही श्योर है हमारे ब्रेन में। तो अब इवेंचुअली जैसे काल बदल रहा है, वैसे वैसे सजा जो है ये कम या ज्यादा हो रही है, पर फिर भी सेल्फ डिफेंस में भी हो, मारना तो मारना ही है। क्या हुआ, ये सोशल ऑर्डर हुआ, ये भाषा से बनी सोशल ऑर्डर हुई कि लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है, इसीलिए वो सही है। तो लकान ऐसे कहते हैं कि हमारा आधुनिक जो समाज है, ये इस लिखित शब्द को बहुत महत्व देता है। हमारी सोशल ऑर्डर पूरी तरह इस लैंग्वेज से बनी होती है। तो लैंग्वेज हमारी सेंसिबिलिटीज भी बनाती है, हमारा लॉजिक लैंग्वेज से तैयार होता है, हमारी आइडिया ऑफ ब्यूटी भी ये लैंग्वेज ही क्रिएट करती है इवेंचुअली। तो काफी बार हमें जो महसूस हो रहा है वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते है पहले से ही कि इसे सुंदर कहना है। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस हैपेंस टू यू? कितने लोगों को लगता है कि ऐसा होता है कि सौंदर्य की हमारी संकल्पनाएं पहले से बनी हुई है और उन्हीं संकल्पनाओं को लेकर हम जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको और एक चीज लाने के लिए कहा था, आपको समझ में नहीं आ रही फिर भी आपको इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट कर रही है। मतलब ऐसी काफी चीजें हैं जिसका आप लॉजिक नहीं दे सकते कि ये मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, पर वो अच्छा लग रहा है। कितनी बार ऐसा सही में होता है कि हम हमारी नॉलेज, हमारी इंफॉर्मेशन को बाजू में रखकर अनुभव ले पाते हैं। तो इंफॉर्मेशन या नॉलेज मतलब क्या? लैंग्वेज। हाउ आर वी acquiring information and knowledge? We are acquiring it through language. हम भाषा से जानकारी प्राप्त करते हैं। काफी बार हमें लगता है जानकारी मतलब ज्ञान है, ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान क्या होता है? जानकारी को सही तरह से उपयोग में लाना ज्ञान होता है। तो रिसर्च में हम ज्ञान प्राप्त करना सीखते हैं, इसीलिए रिसर्च का फर्स्ट स्टेप जानकारी प्राप्त करना होता है। पर जानकारी प्राप्त करना मतलब रिसर्च नहीं होता। गैदरिंग इंफॉर्मेशन इज नॉट रिसर्च। अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर। तो काफी बार हमें जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी हमें भाषा से प्राप्त होती है और हमें लगता है हमें ये समझ में आ गया, क्योंकि हमें भाषा से उसके अर्थ प्राप्त होते हैं। पर क्या हम सही में उसका अनुभव लेते हैं? तो लकान कहते हैं कि आज का जो मानव है, स्पेशली पोस्ट मॉडर्न, मतलब दूसरे विश्व महायुद्ध के बाद का जो मानव है, वो बहुत ही भाषा के अधीन है। चीजें जो ये मानव कर रहा है, ये जानकारी प्राप्त करके करता है और उसे लगता है कि जानकारी माने ही अनुभव। जानकारी मतलब अनुभूति, एक्सपीरियंस एंड हिज रिएक्शंस, हिज इमोशनल रिएक्शंस। तो काफी बार हमें इमोशंस भी जानकारी लगते हैं। हम बहुत कम बार हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स के एक्सपीरियंस लेने के केपेबल है, क्योंकि पहले से ही हमने डिसाइड कर रखा है कि ये ब्यूटीफुल है और ये अगली है। ये ब्यूटीफुल ये बहुत ही लैंग्वेज बेस्ड होती है मोस्ट प्रोबेबली, इसीलिए उसके अलावा जो भी है वो हमें डिस्टर्ब कर देता है। और वो हमें डिस्टर्ब करता है क्योंकि वो हमारी इंफॉर्मेशन के विपरीत होता है। इट इज ऑपोजिट टू आवर इंफॉर्मेशन। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस हैपेंस टू यू? कितने लोगों को लगता है कि हाँ हमारी आइडिया ऑफ ब्यूटी बहुत फिक्स्ड है? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक सो? Yes, I think so. True. Yeah, you think so? Yes, ma'am. So being Yes. an artist, कलाकार है हम, तो क्या आपको लगता है ये सही है? क्या हमें बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए अपने आप को? बदलने की कोशिश करनी चाहिए मैम, है ना? सो वी डोंट रियलाइज दिस, है ना? हमें ये रियलाइजेशन ही नहीं होता है। हम हर चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में सेपरेट कर देते हैं। तो अगेन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर व्हेन यू आर डूइंग रिसर्च करने के वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिजुडाइज नहीं रखे। प्रिजुडाइज मतलब पूर्व दूषित जो कल्पना है वो दूर रखे। मटीरियल हाथ में आए, जानकारी प्राप्त करे, पर जानकारी प्राप्त करने के वक्त डिसाइड नहीं करे कि ये जानकारी सही और ये जानकारी गलत है। सही और गलत पहले से डिसाइड नहीं करे।
क्या सुंदर है क्या सुंदर नहीं है ये पहले से डिसाइड ना करें और सिर्फ जानकारी ही नहीं प्राप्त करे पर उसे महसूस करने की भी कोशिश करे। तो साइकोलॉजिकल थियरीज जो है उन्होंने सिमियोटिक्स का उपयोग किया, उन्होंने भाषा का उपयोग किया और उन्होंने ये समझा कि भाषा की वजह से हम एक स्ट्रक्चर में फिट हो रहे हैं, हम एक तरह से विचार कर रहे हैं और शायद एक समय होगा जब हमें विचार ही त्याग देना चाहिए। वी नीड टू क्विट थिंकिंग, क्योंकि सोच विचार जो है वो हमारे समाज से, पर हमारे जो अनुभव है वो बिल्कुल हमारे खुद के हैं, है ना, दे आर प्योरली आवर्स। तो क्या आर वी केपेबल ऑफ टेकिंग प्योर एक्सपीरियंसेस, क्या हम निर्मल अनुभव लेने के लिए सक्षम है? ये भी एक सोचने वाली बात है जो इन थियोरी से उभर कर आती है। We have to think about it. Are we capable of taking pure experiences? तो इन सारी चीजों का विचार होने लगा तब एब्स्ट्रैक्शन की शुरुआत हुई है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन में फिर जानकारी ना हो ऐसे आर्टवर्क बनने लगे। तो काफी सारे आर्टवर्क्स ऐसे बनने लगे जिनको टाइटल नहीं था लगे, या ऐसे आर्टवर्क्स बनने लगे जो देख के उसके नॉलेज ना मिले ताकि महसूस करना कंपलसरी हो जाए। वी हैव टू एक्सपीरियंस इट, क्योंकि लॉजिकली उसमें नॉलेज ही नहीं है, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। तो भाषा का उपयोग भाषा से अलग होने के लिए भी किया गया है। इंटरेस्टिंग थिंग। तो अब सोशल ऑर्डर के साथ साथ एक इंटरेस्टिंग थियरी आती है जिसका नाम है स्ट्रक्चरलिज्म। या बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं हो रही है ना, समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है सबको? यस मैम। या Yes, ma'am. एवरीबॉडी? ओके। तो अब स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है? स्ट्रक्चरलिज्म शुरू होता है सिमियोटिक्स से, भाषा से। सोशल ऑर्डर इज स्ट्रक्चरलिज्म, लॉजिक इज स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चर ये शब्द आप लोगों ने सुना ही होगा। स्ट्रक्चर मतलब किसी चीज को बनाने का एक पद्धति। स्ट्रक्चर होती है व्यवस्था। एनी स्ट्रक्चर इज अ सिस्टम। तो स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं? स्ट्रक्चर इज स्टेबल। स्ट्रक्चर क्या होता है? उसका जो अस्तित्व है वो दोलायमान नहीं होता, वो गिरने की साशंकता नहीं होती। तो स्ट्रक्चर ज्यादातर हम रिलेट करते हैं आर्किटेक्चर से, पर हर चीज का स्ट्रक्चर होता है। बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो बिगड़ जाए तो हम चल नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। है जिसकी वजह से मैं कॉन्वर्सेशन कर पा रही हूँ। अगर तो भाषा व्यवस्था या स्ट्रक्चर क्या है? तो सिर्फ मुझे चीजों के नाम पता होने से नहीं होता, मुझे उनको वाक्य के स्ट्रक्चर में ढालना भी आना चाहिए। तो मैं इंग्लिश, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, इंग्लिश में मैं कहती हूँ दैट आई ईट मैंगोज, मैं आम खा रही हूँ। तो हिंदी में क्या हो रहा है? हिंदी में नाउन जो है, नाम जो है वो बीच में आ रहा है, क्रिया जो है वो वाक्य के अंत में आ रही है। तो अगर मुझे इंग्लिश आती है उसी तरह से मैं हिंदी में बात करूं, मैं खाया आम, ऐसे मैं बात करूंगी तो हिंदी भाषा में बात करने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्या किया? मैंने स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया, है ना। तो स्ट्रक्चर मतलब हम आर्ट में उसे क्या कहते हैं? फंडामेंटल्स ऑफ कॉम्पोजिशन, है ना। मूल तत्व जो है कला के, रचना के, उसे भी हम फंडामेंट स्ट्रक्चरलिज्म के नाम पर जानते हैं। कलर स्कीम्स जो है, या जेस्टॉल्ट थ्योरी है, कॉम्पोजिशन, ऐसे सारी जो आइडियाज है जो हम पढ़ते हैं वो क्या होती है? वो स्ट्रक्चर में फिट होने वाली है। और स्ट्रक्चर क्या करता है? स्ट्रक्चर हमें सोसाइटी में रहने के लिए मदद करता है, क्योंकि स्ट्रक्चर ना हो तो फिर हमारी सोसाइटी डिस्टर्ब हो जाएगी। Going to the same idea, we are going to semiotics, क्योंकि हम सब लोग एक चीज को, we believe in a structure, है ना। तो वापस मैं उदाहरण देती हूँ पैसों का। अगर कल मैंने कहा कि I don't believe in Indian rupee, अगर मैं कहूँ कि नहीं मैं बिलीव ही नहीं करती करेंसी नोट्स पर, ये क्या है, ये तो कागज का टुकड़ा है, तो फिर मैं कैसे डील करूंगी? मैंने स्ट्रक्चर को तोड़ दिया ना। क्योंकि हम सारे लोग
मान कर चलते हैं कि इसको वैल्यू है तभी मेरा स्ट्रक्चर खड़ा है, वरना मेरा स्ट्रक्चर टूट जाएगा। और कहाँ स्ट्रक्चर बनते हैं, कैसे कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? फैमिली स्ट्रक्चर होते हैं, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नमेंट है, कॉलेज में आप आओगे तो डीन है, प्रोफेसर्स है, स्टूडेंट्स है, फैमिली आप आओगे तो दादाजी है, नाना जी है, फिर माँ, चाचा है, चाची है। तो ये क्या है? ये सारा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में हम जी रहे हैं। होता है लॉजिकल होता है, स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी लॉजिकल, लॉजिक से बना होता है। और ये व्यवस्था हम क्यों बनाते हैं? ताकि हमारी जिंदगी आसान हो जाए। वी आर क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर सो दैट आवर लाइफ इज लेस कॉम्प्लिकेटेड। पर अगर हम इतिहास में देखें झांक कर, तो स्ट्रक्चर ने समाज व्यवस्था बनाने से ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा पीड़ित किया है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। जैसे राजा जो है वो प्रजा की देखभाल के लिए है, पर राजा अगर डिक्टेटर बन जाए, वो खुद की तिजोरियां भरने लगे, तो व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो हर व्यवस्था बनती है के लिए, पर व्यवस्था लॉजिक के जैसे लोगों पर फोर्स की होती है। व्यवस्था नेचुरल नहीं होती। स्ट्रक्चर इज नॉट नेचुरल। स्ट्रक्चर जो है वो नेचुरली हमारे लिए नहीं आता है। स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, इट इज क्रिएटेड। वाने बहुत सिग्निफिकेंट थिंकर थे जिनका नाम था लेवी स्ट्रॉस। और ये पूरी थियोरी की शुरुआत हुई एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसान से जिसका नाम था फर्डिनेंड सस्यूर। फर्डिनेंड करिए को इंडिया में यूज किया है। इनका नाम मैंने आप लोगों को परसों भी बताया था, A.K. रामानुजन। तो A.K. रामानुजन ने बहुत काम किया है फोक टेल्स पर। मराठी में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग व्यक्ति है जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को लेकर काम किया है, उनका नाम है दुर्गा भागवत। टिपिकली आर्ट पे लिखने वाली नहीं है, इनकी आप शॉर्ट स्टोरीज पढ़ सकते हैं, या इन्होंने महाभारत पर एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, वो पढ़ सकते हैं। तो दुर्गा में भी यांनी जास्त लिहिलंय दुर्गा भागवत यांनी। तो दुर्गा भागवत एक्चुअली यूजेस स्ट्रक्चरलिज्म अ लॉट। उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म इस आइडिया का उपयोग किया। उनका एक बहुत अच्छी किताब है जिसका नाम है व्यास पर्व, जहां उन्होंने महाभारत के अलग अलग किरदारों के बारे में लिखा है। अगर हम हिंदी में देखने जाए तो हिंदी में who can I say has written on this idea? हिंदी में काका कालेलकर नाम के गांधी विचारवंत हुआ करते थे, उन्होंने भी इस स्ट्रक्चर को लेकर काम किया है ना। तो बहुत सारे आधुनिक लेखकों ने इस विचारधारा को लेकर काम किया है। तो लेवी स्ट्रॉस ने क्या किया? लेवी स्ट्रॉस ने स्ट्रक्चरलिज्म, सिमियोटिक्स और स्ट्रक्चरलिज्म को अप्लाई किया एंथ्रोपोलॉजी में। बहुत सारे वर्ड्स हो रहे हैं पर वी कैन डील विद इट, आई बिलीव। एंथ्रोपोलॉजी, तो व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी? एंथ्रोपोलॉजी यानी क्या? एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस, फोक आर्ट्स एंड ट्राइब्स। मतलब क्या होता है? एंथ्रोपी इस शब्द से ये शब्द आता है। एंथ्रोपोलॉजी मतलब पुरानी जो समाज व्यवस्था, संस्कृति, उनकी कथाएं, लोक कला और आदिम कला, इन सारी चीजों का अभ्यास एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो अब इन कलाओं का अभ्यास करना हमारे लिए मुश्किल है ना, क्योंकि वो लोग कैसा सोचते थे ये हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, हमें फैक्चुअली नहीं पता। इजिप्ट की भाषा हम पढ़ पाए हैं, तो हमारी भाषा के हिसाब से हम इजिप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इजिप्शियंस ऐसा ही सोचा करते थे। आई एम गेसिंग, मुझे लगता है
मेरा गेस वैलिड है क्योंकि मैंने काफी रिसर्च किया है, तो मैं मेरे जो आइडियाज है, मेरा गेस वर्क है, वो प्रूव कर रही हूँ। पर कोई शायद 10 साल बाद कोई आए जो मेरी पूरी आइडियाज को खारिज कर दे और उसकी नई थियरीज ले आए, पॉसिबल है। तो पुरानी जो संस्कृतियां हैं या लोक कलाएं हैं, उनका अभ्यास हम एक विचारधारा से नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद एक तरह के लॉजिक से नहीं होते। तो उनका अभ्यास किया जाता है ऑल्टरनेटिव मेथड से, एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड से, स्ट्रक्चरलिज्म से। तो यहाँ पे क्या किया गया, इनकी लोक कला में जो उनकी लोक कथाएं हैं उनका अभ्यास किया गया। ये हम लोग करते हैं हमारे आर्ट में भी। जैसे क्रिश्चियन आर्टवर्क्स, रेनेसां में अगर आपको आर्टवर्क समझने हैं तो हम उनकी माइथोलॉजी भी पढ़ते हैं, है ना, तब जाके हमें उनके आर्टवर्क समझ में आते हैं सारे। हमें बाइबल की स्टोरीज तो पढ़नी है, पर बाइबल के साथ साथ जो समाज मान्यताएं थी उनको भी पढ़ना है। अगर हमें समझना है कि ब्रह्मा बूढ़े क्यों है, तो उसमें बेसिक लॉजिक नहीं होगा, उसमें हम क्या करेंगे, हम मेथोडोलॉजी यूज करेंगे जहां हम लोक मान्यताओं में ब्रह्मा कैसे थे वो समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे यहाँ उम्र जो है वो अनुभव बताती है, तो इसीलिए सबसे अनुभवी व्यक्ति सबसे बूढ़े दिखाए हैं हमारी माइथोलॉजी में। तो ब्रह्मा जो है वो सारी जगह पे सफेद दाढ़ी में दिखाए गए हैं। तो अगर ये मुझे समझना है तो मुझे एंथ्रोपोलॉजी का अभ्यास करना है, क्योंकि लॉजिक जो मेरा एग्जिस्टिंग लॉजिक है उसमें तो ये फिट नहीं हो रहा है। दर्शन चक्र की थियोरी मुझे समझनी है तो मुझे एंथ्रोपोलॉजी, मतलब उस वक्त के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। तो ये एक स्ट्रक्चर समझने के लिए मैं अनेक समझने की कोशिश करती हूँ। I try to find out multiple different फोक टेल्स। तो मैं मेरे रिसर्च में ऐसा मटेरियल ढूंढ के लाती हूँ जिसका शायद डायरेक्ट रेलेवेंस, प्रत्यक्ष संबंध नहीं है मैं जो अभ्यास कर रही हूँ उससे। मैं आसपास की चीजों का अभ्यास कर रही हूँ और उनसे मैं एक व्यवस्था ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, मैं एक स्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर उस स्ट्रक्चर में मैं मेरे अपने रिसर्च को, मेरे अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को बिठाऊंगी और ढूंढने की कोशिश करूंगी क्या मेरे जो अभ्यास का विषय है वो उस व्यवस्था में बैठ रहा है या नहीं। अगर हाँ तो भी मेरा रिसर्च सही है और नहीं बैठ रहा तो भी मेरा रिसर्च वैलिड है। जैसे इसीलिए हाइपोथेसिस प्रूव होना भी मेरा रिसर्च है और गलत प्रूव होना भी मेरा रिसर्च है ना। काफी बार by proving that something is wrong, I am proving something, है ना। जरूरी नहीं है कि मैं जो ढूंढ रही हूँ वही मुझे मिले, शायद मुझे ऑपोजिट मिल जाए, पर वो भी मेरे लिए रिसर्च ही होगा। तो एंथ्रोपोलॉजी जो है वो फाइनल हाइपोथेसिस बिना जाने किया हुआ रिसर्च होता है। तो हम क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर ढूंढने की कोशिश करते हैं। या हैज एवरीबॉडी फॉलोड मी टिल नाउ? सबको यहाँ तक समझ में आया है? यस मैम। यस मैम। तो अब इसमें काफी इंटरेस्टिंग रिसर्च हुआ है, जैसे डायोनिसिस और भारत में शिव, इनके बीच में क्या सेम है और क्या डिफरेंट है ये ढूंढने की कोशिश की गई है। मतलब सिमिलैरिटीज और डिफरेंटेस ढूंढे जाते हैं, इनके वेन डायग्राम्स बनाए जाते हैं, कॉमन क्या है, डिफरेंट क्या है। बहुत ही एक हिसाब से देखा जाए तो काफी मैथमेटिकल मेथोडोलॉजी है ये, कि इसमें आप ABCD ऐसे कॉमन पॉइंट्स ढूंढते हैं, फिर उन सबको मिलाते हैं और उसको लेकर आप अपने सिद्धांत, फॉर्मूला, सूत्र बनाते हैं और फिर इस सूत्र को आप अपने खुद के मटेरियल पर अप्लाई करते हैं, राइट। सो tomorrow it's almost 12, कल कंटिन्यू करते हैं हम लोग। Yes, ma'am. I'm going to continue with structuralism with physical examples. तो कल मैं आप आर्टवर्क्स लेके हम सिम्बियोटिक्स, स्ट्रक्चरलिज्म, सोशल ऑर्डर, इन तीनों चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। ओके Okay, thank you. Okay, ma'am. Everybody please upload your presentations in the drive. आई होप ड्राइव सबको एक्सेसिबल है। मैंने उम्बर्तो इको की 2 किताबें वहां अपलोड की है, ऑन ब्यूटी, ऑन अगलीनेस। यू कैन एक्सेस इट ऑनलाइन, आप डाउनलोड कर सकते हैं।
मैं हर रोज थोड़ी थोड़ी किताबें अपलोड करूंगी आपके लिए. रेफर टू इट. आपको आगे जाकर उसका